क्लास स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए है। पहला नोटिस ये है कि मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर फ्री में हमें मैराथन क्लास चाहिए, जैसे आपने इकोनॉमिक्स का करवाया है, जैसे आपने हमारे इंग्लिश के लिए करवाया, जैसे हिंदी के लिए करवाया था फ्री में, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं सर मुझे ज्वाइन करना है फ्री में महा मैराथन क्लास यानी हमारे ज्योग्राफी का, तो मेरे दोस्तों हमारा मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया आपका 22 तारीख और 23 तारीख। अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। दूसरा नोटिस ये है, दिल में पूरा अपने आप को यकीन बना के रखना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में जैसे भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों यकीन मानिए, अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगी तो फिर आप कहेंगे बस मेरे दोस्तों ये आप लोग देखना ना बोले। ये अभी मैं पहले आप लोगों को सेट 1 दिखा रहा हूं कि आपके एग्जाम में किस बेस में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लोग सही ढंग से अगर इस 5 सेट को, अभी मैं तो 1 सेट बता रहा हूं, 5 सेट कंप्लीटली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर ये 5 सेट को अगर कंप्लीटली अगर कर लेते हैं तो ये बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्तों कि आप 25 में 25 मार्क्स लाकर दिखाएंगे। और यूं ही नहीं, आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए सर, आज के पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषण अध्ययन है। यह स्टेटमेंट आखिर देने वाला कौन व्यक्ति था जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था? वह व्यक्ति का नाम था हमारा फ्रेडरिक रेटजेर। और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे इस वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ठीक है? तो देख कर ही जाना है भाई। आइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन पे कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? रुको और जाओ की संकल्पना जो है मेरे दोस्तों ये प्रतिपादित किया था हमारे किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया था मेरे भाई? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? मतलब उन लोगों का बोलना था कि 21वीं शताब्दी तक आते आते हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो लगभग 600 करोड़ हो जाएगी। कितना मेरे भाई? 600 करोड़। अगर अभी आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में पूरी विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों 800 करोड़ से भी अधिक। क्या बताना है? 800 करोड़ से भी अधिक। इस तरह से बताना है जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक कहां के निवासी है? यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, पाकिस्तान का। कहां मेरे भाई? पाकिस्तान का। इसको भूलने ना भाई, ठीक है? चलिए सर, मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना? चलिए सर, अगला प्रश्न बात है सर, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नॉट। अब जैसे नॉट लगाता है ना मेरे भाई, हमारे माइंड में थोड़ा सा क्लिक दूसरा हो जाती है, लेकिन डोंट वरी, मानव विकास के मुख्य उपागमों में कौन सम्मिलित नहीं होती है? उत्पादन के उपागम। क्या बताएंगे मेरे भाई? उत्पादन की उपागम हम लोग शामिल नहीं करते हैं। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? जंग का कटोरा या धान का कटोरा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है या नहीं भाई? तो इसी तरह से जंग का कटोरा आपसे पूछा गया कि किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर पीटर्सबर्ग को। क्या बताएंगे मेरे भाई? पीटर्सबर्ग को हम लोग बोलते हैं जंग का कटोरा। और एक बात याद रखिएगा, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, अभी आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिए हैं, क्वेश्चन कहां से आ रही है पता है मेरे दोस्तों? आप यकीन नहीं करेंगे, पेपर उठा के देखिए 2022 का, ठीक है? और आप मॉडल पेपर उठाकर देखिए 2022 से लेकर 2025 तक का। 4 साल का मॉडल पेपर, 4 साल का PYQ, एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन कितना परसेंट मैच कर रहा है। मैंने अभी एनालाइज किया था आप लोगों का इंग्लिश का, 70% क्वेश्चन यही 2 जगह से था, 4 साल का PYQ और 4 साल का मॉडल पेपर। और मेरे दोस्तों ये मिलेगा कहां? मैं करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, टेंशन ना ले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज बताऊंगा महा मैराथन क्लास में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके फ्री में मैराथन क्लास को ज्वाइन करें। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? देखिए मेरे दोस्तों, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने सामान को और हम अपने सामान को इंपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रेड बैलेंस। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हिमाचल दीत क्षेत्र में स्लेज गाड़ी किसे कहते हैं? कुत्ते द्वारा ना मेरे दोस्तों, बर्फीली एरिया में कुत्ते द्वारा खींचा जाता है और उसमें 2 व्यक्ति बैठकर रहते हैं या 1 व्यक्ति बैठकर रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि
चूंकि मैं बोल सकता हूं मेरे भाई कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है तो वहां पे बर्फीला एरिया होती है, तो बर्फ में गाड़ी जाना या कुछ भी मतलब हम चला नहीं सकते, लेकिन स्लेज गाड़ी के माध्यम से हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो वही कह रहा था मेरे भाई कि हिमाचल क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का मदद ली जाती है? तो किन पशुओं द्वारा स्लेज गाड़ी को खींचा जाता है? तो बताएंगे सर कुत्तों द्वारा। क्या बताएंगे सर? रेनडियर और हमारा कुत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इनमें से कौन सा देश सार्क सदस्य में नहीं है? देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं ना मेरे शेर ने, ये क्वेश्चन एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन देखिए यहां पे पूछा गया है और ऑप्शन भी गलत दिया है। हाँ सच कह रहा हूं, ऑप्शन भी क्या दिया मेरे दोस्तों? गलत दिया है। देखिए हम सभी को पता है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो हमारा कहां पे है? काठमांडू में। कहां मेरे भाई? काठमांडू में। नहीं पता है तो याद रखिए काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहां है मेरे भाई? काठमांडू में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी पहली बैठक कहां हुई थी? तो बताएंगे सर ढाका में। कहां मेरे भाई? ढाका में। इसको याद रखना। गठन कब हुई है? 1985 में। क्या बताएंगे सर? इसकी जो गठन हुई है, ये इसकी गठन होती है कहां? तो बताएंगे सर 1985 में। ठीक है। अब यहां पे पूछा गया कि सार्क का सदस्य देश कौन कौन है? तो भारत के जितने सारे पड़ोसी देश है, चीन को छोड़ करके सारे भारत के पड़ोसी देश सार्क में शामिल है। लेकिन मेरे दोस्त यहां पे तो सभी देश हमारा सार्क में शामिल है, लेकिन मेरे भाई यहां पे एक्चुअली ऑप्शन होगा हमारा अफगानिस्तान। अब बोलेंगे सर क्यों? ये भी तो शामिल है, लेकिन ये सबसे बाद में जुड़ने वाला हमारा सार्क का सदस्य है भाई। देखिए ये कब जुड़ा है, ये डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है 2007 में इसको जोड़ा गया है। अफगानिस्तान को सार्क में कब जोड़ लिया गया है? तो बताएंगे सर याद रखना है कब जोड़ा था मेरे दोस्तों अफगानिस्तान में? तो 2007 को, भूले ना। ठीक है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अब आपसे पूछा गया कि भारत में जनगणना पहली बार होती है मेरे भाई एक्चुअली 1872 में, पर यह सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद हमारा जो गठन होती है ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई थी, और ये जनगणना आज भी चल रही है। और हमारा अंतिम जनगणना जो हुई है 2011 में हुआ है। एक्चुअली 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई है। तो आपसे पूछा गया कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का जो अंग नहीं है ना, वो हमारा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंडन में संकलन करना। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि जामशेदपुर किस प्रकार के नगर है? जैसे जामशेदपुर की बात आती है ना, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थापित होने वाला 4 स्टील प्लांट का नाम बताइए। देखिए मेरे भाई, पहला राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट जो हमारा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारा पश्चिम बंगाल में है, और क्या आता है सर हमारा जामशेदपुर स्टील प्लांट जो हमारा झारखंड में है। ठीक है, 4 गो को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 स्टील प्लांट है, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है जहां पे स्टील का उत्पादन किए जाते हैं मेनली। तो जामशेदपुर किस प्रकार का नगर है मेरे भाई? ये हमारा औद्योगिक नगर है। किस प्रकार का नगर है? तो बताएंगे सर ये हमारा एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? मेरे दोस्तों पता है ये कौन क्लास का किताब में लिखा है? 6 क्लास में नहीं भाई, 6 नहीं 5 क्लास की किताब में है। कक्षा 5वीं के सरकारी स्कूल के बुक को जब खोलेंगे 5वीं कक्षा का, तो वहां पे ये दिया हुआ है। इसलिए कहता हूं ना मेरे भाई कि ध्यान से पढ़ा कीजिए, यही चीज में आपको काम आगे जब आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीएसआई, बीएसएफ, डिफेंस की तैयारी करेंगे ना, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताएंगे सर इसको हम लोग इग्नू बोलते, क्या इग्लू को बोलते, क्या मेरे भाई इग्लू बोलते। ऑप्शन नंबर हमारे 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? अब सड़क के किनारे किस प्रकार की बस्ती का विकास होती है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों हमारे सड़क तो लंबा होती है, तो लंबा में क्या होगा? रेखीय होगा। सिंपल सा बात है, क्या होगी मेरे भाई? रेखीय हो जाएगी। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का प्रकार है? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि भूमि निम्नीकरण का क्या प्रकार है, तो बताएंगे सर हमारा मृदा लवणता होगी। क्या होगी मेरे भाई? मृदा लवणता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या अगर मैं मूव करूं आप लोगों को, तो देखिए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? अब हमारा सामूहिक कृषि को ही हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? याद रखना है झूम कृषि, याद रखना है झूम कृषि का अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है,
तो सामूहिक कृषि को सूबे संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलह खोज। क्या मेरे भाई? कोलह खोज। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? अच्छा, आप सभी को पता है कि मेरे भाई जल को बचा के रखना चाहिए, लेकिन जल को संरक्षण करके क्या मिलेगा? इससे कोई प्रॉफिट होगी तभी तो बचा के रखेंगे ना। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें नॉलेज मिलेगी इसलिए पढ़ रहा हूं भाई, है ना। तो इसके में है जल की कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन जल को कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन जो है जल क्या हो रहा है मेरे भाई? कमी हो रहा है, पहला कारण। दूसरा, स्थानिक और ऋतु असमानता, मानसून समय पर ना होना। हमारा पहले मई जून में हमारा मानसून आ जाती थी, लेकिन मेरे दोस्तों जुलाई का महीना भी चला जा रहा है लेकिन मानसून नहीं आ रही है। तीसरा, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण के कारण। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट पाते सर, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपपक्ष है भाई? और मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बताया था, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये 3 सेक्टर। एक्चुअली होता है 4, लेकिन ये 3 सेक्टर को आप लोगों को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से कर लेना है। 3 सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में जैसे हम बोल सकते हैं सर, ये हमारा खास करके ग्रामीण इलाके लोग करते हैं, जैसे हमारा खनन करना, लकड़ी काटना, मछली पालन, खेती करना, कृषि करना, ये सब आती है हमारा प्राथमिक। द्वितीय में विनिर्माण करना। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? सेवा, जैसे हमारा यातायात हो गई, सड़क व्यवस्था हो गया। इसके बाद हमारा आता है मेरे दोस्तों व्यवसाय हो गई, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारा तृतीय क्रियाकलाप। तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले तृतीय सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण कॉलर। याद रखिएगा, तृतीय सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्वर्ण कॉलर। और इसके बाद सब्जेक्टिव में भी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है, ज्यादा ध्यान देना होगा आप लोगों को। याद रखना है मेरे दोस्तों, आप लोगों को इसमें आप लोगों को 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, सॉरी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल का क्वेश्चन को भी देखकर ही रहना है, ठीक है। उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? मतलब कौन सा इसमें से खनिज है जो इस खनिज के बिना कोई फैक्ट्री चल ही नहीं सकता है? इस खनिज के बिना, इनमें से 4 एक खनिज है इनमें से, कि इस खनिज के बिना हमारा उद्योग चल ही नहीं सकता है। वो कौन सा उद्योग है? तो बताएंगे सर, लोहा अयस्क। लोहा के बिना दुनिया में कोई भी फैक्ट्री को आप स्थापित नहीं कर सकते। लोहा के बिना दुनिया में कोई भी फैक्ट्री को स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा जो स्थापित किए गए थे ना मेरे भाई, वो हमारा जगह का नाम था तारापुर। कहां मेरे भाई? तारापुर। इसका याद रखना, महाराष्ट्र में तारापुर। और हां, अगर आप चाहते हैं सर फ्री में मुझे चाहिए मैराथन क्लास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों महा मैराथन क्लास। फ्री में मिलने वाला है महा मैराथन क्लास, जियोग्राफी का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी और इतिहास का भी। अगर आप चाहते हैं फ्री में महा मैराथन क्लास देखना, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाए जाने वाले नीरू मीरू का संबंध क्या है? नीरू और मीरू, नीरू का मतलब जल, मीरू का मतलब हम और जल। जल है तो हम है, हम नहीं है तो जल नहीं है। मतलब इस तरह से मेरे दोस्तों दोनों हम लोग क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक है, एक दूसरे के बिना हम लोग चल नहीं सकते। तो नीरू मीरू का संबंध हमारा होता है मेरे भाई आंध्र प्रदेश से। कहां पे? आंध्र प्रदेश से होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? जो हमारा स्वेज नहर है वो किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? हम सभी को पता है मेरे भाई कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कहां मेरे भाई? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तीन में बोल सकता है सर, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? एक मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, जो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मिल जाएगा। घास के मैदान के बारे में एकदम रट्टा लगा लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगी, एक क्वेश्चन ही आएगा। और कोई स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि हमारे हाथों से 1 मार्क्स चला जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन सॉरी हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छी तरह से ट्रिक को देखिए। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बना के वहां पे रखा है, इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, अलग अलग है भाई, ठीक है ना? तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन्स। क्या मेरे भाई? डाउन्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा से हो जाएगी। प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक क्या? पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपसे पूछा गया प्रतिकर्ष और अपकर्षक का क्या कारण? प्रवास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको मेरे भाई? प्रवास के लिए, याद नहीं, माइग्रेशन के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितना मेरे भाई? 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। लेकिन 2001 के जनगणना के अनुसार पूछेगा
ठीक है, तो उस समय बताना 102 करोड़, दोनों में याद रखना भाई, कुछ भी पूछ लिया जाए छोड़कर आना नहीं एक भी प्रश्न। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? जो हमारा डायमंड हार्बर है आखिर वह कौन सा नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर डायमंड हार्बर जो है हमारा हुगली नदी पर स्थित है। कहां पे? हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी कहां बहती है मेरे भाई? बंगाल में। याद रखना कहां पे? तो बताएंगे सर हुगली नदी हमारा बहती है कहां पे? बंगाल में। इस चीज को याद रखिएगा, हुगली नदी कहां पे बहती है मेरे दोस्तों? बंगाल में बनती है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, संभववाद क्या है? तो प्रति नियमों को समझकर प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का विकास करना ही हमारा संभववाद कहलाता है। प्रकृति को हम समझ गए। देखिए मेरे दोस्तों, आपको ना रट्टा लगाए होंगे आप, सच कह रहा हूं ना, बोलिए ना, सच कह रहा हूं ना। आप रट्टा लगा लिए कि संभववाद किसे कहते, किसे कहते, किसे कहते। देखिए कितना सुंदर है, प्रकृति के नियम को समझकर, कैसे मैं बोल रहा सुनिए, प्रकृति के नियम को समझकर जब हम विकास करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं जिससे हमारे प्रकृति की कोई क्षति ना हो और हमारा विकास हो जाए, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? संभववाद। कितना सिंपल से आंसर बताया हूं, कितना सिंपल आंसर बताइए। संभववाद किसे कहते हैं मेरे भाई? कि प्रकृति के नियम को समझकर, मैंने प्रकृति के नियम को समझ के कि पेड़ नहीं काटेंगे, यस या नो, प्रकृति के कोई भी चीज का दोहन नहीं करेंगे, यस या नो। तो प्रकृति के नियम को समझकर जब हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम विकास करते हैं तो यही चीज हमारा कहलाता है संभववाद। नहीं समझ में? अगला क्वेश्चन आइए सर, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या दो समय अंतराल, मान के चलिए 2011 में जनगणना हुई है, फिर 2021 में होगी, है ना भाई। तो 21 में एक्चुअली हुआ नहीं, तो मैं बता दे रहा हूं। एक बार 2001 में हुआ है, एक बार 2001 में हुआ, एक बार 2011 में हुआ है। 2001 में जनगणना हुआ था भारत में 102 करोड़ और हमारे यहाँ पे 121 करोड़। तो इस दोनों समय अंतराल के बीच में जो हमारा 19 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई है ना, ये हमारा कहलाता है जनसंख्या वृद्धि, डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ। दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये डेफिनेशन अगर आप दे दिए ना मेरे भाई, एग्जामिनर का दिल गार्डन हो जाएगा। एग्जामिनर अगर अपने वाइफ से लड़कर भी आएंगे ना, फिर भी आपका आंसर देकर उसका दिल पूरा गार्डन हो जाएगा। इस तरह से लिखना सीखिए, लिखने का टेक्निक सीखिए। आप सोचिएगा मैं पैराग्राफ की तरह रट्टा लगा लूं और लिखते रहूं, नो बाबा। लिखने का टेक्निक चेक करती है हमारे एग्जामिनर, समझ में आ रहे हैं? पैराग्राफ की तरह वो बंदा लिखता है जो रट्टा लगाता है, जो चोरी करता है। ये हमारा लिखने का टेक्निक है। इस तरह से लिखना कि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, गहन कृषि किसे कहते हैं? अब बात करते हैं सर गहन कृषि। अब मेरे दोस्तों मैं सब्जेक्टिव का एक सेपरेट सा क्लास लेकर आऊंगा। फिलहाल अगर आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना है। बात करता है मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।